ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कल क्लासिफिकेशन में जो मेजर मेजर चीजें थी, मतलब स्टार्टिंग की जो भी चीजें थी वो हमने आपको बता दी थी। ठीक है, जैसे लाइक ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट बता दिया था, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं वो बता दिया था, और हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लिया था। देन हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी पे भी बात कर ली थी। ठीक है, तो वैसे तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आपने पढ़ रखी होंगी है ना 11th में, बट फिर भी मैं आपको क्या करूंगा, स्टार्टिंग से लेके चलूंगा। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर ना जाए और ना ही गलत हो। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि कल तक आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाए विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग आज पहले पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करें फिर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे पहले तो हेडिंग यस सर। ठीक है बेटा, बस मुझे एक सेकंड देना। हाँ ठीक है, तो आप लोग पहले क्या करो, यहाँ पे हेडिंग डालो 15th ग्रुप एलिमेंट्स, 15 ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, आप कोई बता दो मुझे 15 ग्रुप एलिमेंट्स को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है। कैल्कुलम। एक तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, कैल्कुलम। है ना। एक तो हम लोग क्या बोलते हैं इसे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली। एक तो हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, और नाइट्रोजन फैमिली के बाद भी एक इसका नाम है, क्या होता है, नाइट्रोजन। 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 ठीक है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है, कल क्या बताया था हमने, नाइट्रोजन का मतलब होता है सफोकेशन। ठीक है, सफोकेशन मतलब ये सफोकेटिंग एलिमेंट है। ठीक है, समझ गए। सफोकेशन तो समझ में आता है ना, कभी अगर किसी आप रूम में बंद हो एकदम से और कोई भी वहां पे वेंटिलेशन नहीं है तो क्या होता है, एक टाइम के बाद सफोकेशन लगने लगती है। ठीक है, तो बस उसी सफोकेशन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको सफोकेशन वर्ड का मीनिंग पता होगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट, जिन्हें हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, या फिर जिन्हें हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन्स। ठीक है, नाइट्रोजन्स का मतलब क्या होता है, सफोकेटिंग एलिमेंट। ठीक, इतनी बात क्लियर है। यस सर। जिससे पूछो बताते रहना बीच बीच में, बाकी अपना लोग माइक बंद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि फिर शोर बहुत ज्यादा आता है, लेकिन मैं नाम लेके जिसका बोलूं वो मुझे जरूर बताएगा। तो पता है आप लोगों को कि ग्रुप 15 की अगर बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से मेटल्स आते हैं, या फिर कौन कौन से सॉरी एलिमेंट आते हैं। तो आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। कैसे याद किया आप लोगों ने इसे, आप लोगों ने कैसे याद किया है, न्यूज पेपर आज से देखिए। जैसे भी याद कर सकते हो वैसे याद कर लो, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्या सॉरी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ऐसे याद कर सकते हो। या फिर क्या अभी आपने क्या बताया, सर न्यूज पेपर आज से बिकेगा। न्यूज़पेपर आज से बिकेगा। अरे वेरी नाइस, तो मैंने पहली बार सुना। ठीक है, तो देखो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी पढ़ सकते हो, या फिर न्यूज़पेपर आज से बिकेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। या फिर लड़के जो हैं खासकर वो याद कर सकते हैं, नई पड़ोसन ऐश्वर्या राय से भी सुंदर, है ना। देखो नई, एन से नई, पी से पड़ोसन, ए एस से क्या ऐश्वर्या राय, से भी एस भी मतलब से भी सुंदर, है ना। तो जैसे आपको याद कर मिले वैसे याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताना। 7। 7। तो अगर आप 7 में कितने जोड़ो तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर निकल आएगा, जल्दी बता दो। 8। कितना जोड़े, 8। हाँ, नाइट्रोजन में अगर हम लोग 8 ऐड करते हैं कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। 15। और अगर 15 हम लोग कितना ऐड करते हैं, 18, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33। 33। 33 में हम लोग कितने ऐड करें, 18, कितना आ जाएगा 51। 51 में हम लोग कितने ऐड करें तो बिस्मथ का निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 83। 83। तो ये हम आपको कल बता चुके हैं ना, कल मैंने हम लोगों ने इसी में पूरी चर्चा की कि एटॉमिक नंबर कैसे निकाले जाएंगे, मैजिक नंबर। आपको ध्यान होगा हम लोगों ने क्या करा था, जो आपकी नोबल गैसेस थी, नोबल गैसेस के पड़ोस में हम लोगों ने मैजिक नंबर लिखे थे 2,8/8, फिर हम लोगों ने लिखा था 18, 18, 32, फिर हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके हम लोगों ने इन सब के एटॉमिक नंबर निकाल लिए थे। अब अगर आपको पता हो कि नाइट्रोजन जो है वो अपनी फैमिली में प्रेजेंट रहता है एज अ N2, N2 मतलब डायटोमिक गैस की फॉर्म में। ठीक है, डायटोमिक गैस की फॉर्म में। बाकी के आपके जितने भी बचे हुए हैं ये सब रहते हैं एक सॉलिड की फॉर्म में। जैसे इसे ठीक करके लिख देते हैं, चलो इसे पहले ठीक करके लिखते हैं। ठीक है, बाकी आपका चाहे फास्फोरस हो, चाहे आपका आर्सेनिक हो, चाहे आपका एंटीमनी हो, चाहे आपका बिस्मथ हो, ये सबके सब किस फॉर्म में रहते हैं, P4 की फॉर्म में, मतलब M4 की फॉर्म में। मेटल और 4, मेटल क्या मतलब एलिमेंट लिख लो। ठीक है, एस भी कैसा रहता है, एस भी AS4 की फॉर्म में रहता है, एस भी कहता है SB S4 की फॉर्म में रहता है, और Bi जो है वो भी Bi4 की फॉर्म में रहता है। N2 एक गैस है, बाकी के बचे हुए जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, एक सॉलिड है। ठीक है, ये सब सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है।
यस सर। अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग के जो दो मेटल हैं आपके कौन कौन से, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये क्या है आपके, ये आपके नॉन मेटल्स हैं, ये आपके क्या है, नॉन मेटल्स हैं। स्टार्टिंग के आपके जो दो मेटल हैं, एलिमेंट हैं, वो क्या है, नॉन मेटल हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आर्सेनिक और एंटीमनी की, तो ये क्या है, आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है बेटा, बताना कोई, ये आपके मेटेलॉइड, ये आपके क्या है, मेटेलॉइड। और मेटेलॉइड हम लोग क्या होते हैं कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपके पास बिस्मथ, बिस्मथ क्या है आपके पास, मेटल है, बिस्मथ जो है वो एक मेटल है। इतना नोट करो जल्दी से। डन सर। अगर इतना बेटा नोट हो गया तो आप एक चीज समझ लो कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन वो कितना होता है, वो होता है अपने पास NS2 एंड NP कितना होता है, जल्दी बता दो, 3, ठीक है। अब क्या करना, आप इतने को जरा हाईलाइट कर लेना, ठीक है, इतने को आप हाईलाइट करो जल्दी से। ये हाईलाइट क्यों है अभी बताते हैं हम आपको, ठीक है। देखो अब यहाँ पे लिख लो आप लोग, जल्दी से लिखो, लिखो एक्स्ट्रा स्टेबल, यहाँ पे लिखो एक्स्ट्रा स्टेबल। क्यों होगा एक्स्ट्रा स्टेबल, बताएगा कोई? सर क्योंकि पी में 3 हाफ फील्ड कंफर्मेशन है। वेल डन, वेल डन, वेल डन। एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू हाफ filled p ऑर्बिटल, इतनी बार नोट करो जल्दी से, सब लोग नोट करो बहुत तेजी में। डन सर। आप लोग एक बात बताओ ईमानदारी से, आप लोग ये साथ में नोट करते हो या स्क्रीनशॉट लेते हो, ईमानदारी से बता दो। सर नोट कर। सर नोट करते हैं। इतनी जल्दी नोट कर लेते हो आप लोग, साथ में नोट करते रहते हो ना, मतलब हम बता रहे हो उतनी देर बाद नोट करते रहते हो ना? यस सर। सर शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं थोड़ा। यस सर। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, देखो हाँ, ये बिल्कुल सही तरीका। देखो आप पता क्या किया करो, मैं आपको बताएं, आप यहाँ पे रफ कॉपी लेके बैठो। देखो अगर आपको पढ़ाई करनी है तो थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, आप यहाँ पे रफ कॉपी लेके बैठो और शॉर्ट फॉर्म में लिखते चले जाओ। जैसे क्योंकि हम आपको यहाँ पे ट्रिक भी बता देंगे बहुत सारी, ठीक है, तो आप क्या करो, रफ कॉपी में ट्रिक्स लिख लो, जितनी भी हम एक्स्ट्रा चीजें बताएं वो नोट कर लो, क्या पता आपने कभी पहले ना सुना हो, है ना, या फिर कुछ आपको नया सीखने मिल जाए। बाकी आपके जब ये ड्राइव में नोट्स आ जाते हैं, वहां से आप इन्हें डाउनलोड करो और आप बिल्कुल साफ साफ नोट्स बनाओ, बहुत अच्छे, क्योंकि अगर आपके पास एग्जाम के टाइम पे आपके नोट्स नहीं होंगे तो आप बुक से पढ़ के क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, ठीक है। यस। अब आपसे अगर पूछा जाए कि जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स किसका, नाइट्रोजन का, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ नाइट्रोजन वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा है, Ru NH3 का होल 5 N2 एंड +2 चार्ज, ये जो है वो नाइट्रोजन का फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं बेटा, किसी को पता है क्या कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आप जब पढ़ोगे अभी तो आपको पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कि जब किसी मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में जब लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यस सर। वैसे कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन एक तरीके से आप और भी याद कर सकते हो कि अगर कोई भी एलिमेंट जितनी उसकी वैलेंसी है उससे ज्यादा, मतलब अगर अपनी औकात से बढ़ के ज्यादा बॉन्ड बना ले तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, नोट मत करना, समझ लो खाली, जैसे मान लो NH3, ठीक है, तो NH3 जो है NH3 की वैलेंसी कितनी होती है, 3 ही तो होती है, तो NH3 3 ही बॉन्ड तो बना सकता है। यस सर। लेकिन आपको पता होगा कि NH3 के पास एक लोन पेयर भी होता है, तो अगर इसने जहां भी प्रोटॉन देखा तो ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NH4 पॉजिटिव, या फिर अमोनियम आयन हम लोग जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसे, अमोनियम आयन। अब जरा देख के बताओ, तो नाइट्रोजन बॉन्ड बना कितने सकता था, 3, बना कितना रहा है, 4, इसी को इसकी कोवैलेंसी भी बोलते हैं, अभी आपको मैं नोट भी करवाऊंगा, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होती है, तो नाइट्रोजन की ध्यान रखना कोवैलेंसी कितनी होती है, 4। कोवैलेंसी का मतलब होता है कि एलिमेंट जितने मैक्सिमम नंबर कितने बना सकता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब नाइट्रोजन 4 से ज्यादा आप कुछ भी कर लो बॉन्ड बना ही नहीं सकता, ठीक है, तो ध्यान रखना नाइट्रोजन जो है वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता किसी भी हालत में, ठीक है। तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड जो कोई एलिमेंट बना सकता है उसी को उसकी कोवैलेंसी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज आप चाहो तो कहीं पे नोट भी कर लेना, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, देखो ये क्या है, ये कंपाउंड है, NH3 क्या है,
NH3 एक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी थी, 3 थी, 3 बॉन्ड बना रहा था। लेकिन NH4 जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, बना 3 सकता था, बना कितने रहा, 4। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट जितनी उसकी वैल्यू है, जितनी उसकी वैलेंसी है, उससे ज्यादा बॉन्ड बनाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, Yes, sir. ठीक है इतना। Yes, sir. यस सर। हाँ, इसे कहाँ ले जाएं, चलो इसे इधर लगता है। चलो ठीक है, अगर इतना नोट कर लिया तो आपको ये भी पता होगा कि जो N2 है आपका, ठीक है, जो N2 है वो एटमॉस्फेयर में कह लो या फिर कह दो एयर में कितने % में प्रेजेंट है, बताना जरा कोई लोग। 79 78%। ठीक है, और बाकी की जो 21% है वो क्या है आपके पास, ऑक्सीजन है। और बाकी जो 1% बचता है वो आपके पास इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस या फिर कह दो इनर्ट नहीं, नोबल गैसेस। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या N2 को एक इनर्ट गैस है कि नहीं है, N2 क्या इनर्ट गैस है, बताना जरा। नो। क्या N2 इनर्ट गैस है कि नहीं है, बताओ बेटा। यस सर। कोई कुछ बोलना चाह रहा है बट उसकी आवाज नहीं आ रही है। अक्षिता, inert है। अक्षिका, इनर्ट है। तो मैं आपको बताऊं, N2 इनर्ट गैस है नहीं, बट हाँ बिहेव लाइक इनर्ट गैस। क्यों, क्योंकि आप सोच के देखो 78% अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और उसके बाद भी हम लोग ऑक्सीजन को आसानी से इनहेल कर पा रहे हैं, दैट मीन ये इनर्ट नहीं है। अगर इनर्ट होती तो ऑक्सीजन के साथ मिल नहीं जाती, सोच के देखो। अगर इनर्ट नहीं होती, अगर ये रिएक्टिव होती तो क्या होता, ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपस में मिल जाते। बट हम लोगों के एक ही एटमॉस्फेयर अपने पास है। देखो डायग्राम बना के दिखाते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है अपने पास, और अर्थ के 11 किलोमीटर तक आपको पता है कि 11 किलोमीटर अगर आप ऊपर चले जाओ तो बस यहीं तक अपने पास क्या एटमॉस्फेयर है। तो इसका मतलब 78%, दैट मीन यहां तक मान के चलो क्या अपने पास भरा, यहाँ पे क्या भरी हुई कौन सी गैस, N2, यानी कि 78% कौन सी भरी हुई, N2। और बची हुई रेस्ट जो 21% है ये अपने पास क्या, ऑक्सीजन। अगर इनके बीच में कोई दीवार तो है नहीं, सोच के देखो, क्या ऑक्सीजन की लेयर जो होगी लास्ट और नाइट्रोजन की जो लेयर होगी उनके बीच में क्या कोई दीवार है, नहीं है। बट फिर भी ये एक दूसरे में नहीं मिल रही है, दैट मीन कि N2 जो है वो क्या करती है, वो एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो कि N2 जो है वो इनर्ट गैस है। मैंने आपको बताया था इनर्ट एंड नोबल एक सेम चीज नहीं है, बताया था नहीं बताया था, कल बताओ। यस मैंने बोला था Yes, sir. नोबल गैसेस आर दोज जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, बट इनर्ट वो होते हैं जो किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। बोलो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. यस यस ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है। अब बेटा एक बात देखना जरा, आप अगर N2 की बात करो तो N2 जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। बोलो इस फॉर्म में होता है कि नहीं होता है। Yes, sir. यस सर। और आपको अगर पता हो तो की वाला जो बॉन्ड है कौन सा होता है, सिग्मा। और जो बचे हुए 2 बॉन्ड है वो कैसे होते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि पी पाई ओवरलैपिंग होती है। कौन सी ओवरलैपिंग होती है, पी पाई ओवरलैपिंग। होगी कि नहीं होगी बताओ। Yes, sir. देखो बात सुनो बेटा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग या तो देखो कैसे होगी, या तो मान लो कि ये कोई पी ऑर्बिटल है, ये कोई पी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो इनके बीच में कैसी ओवरलैपिंग हो गई, ये ऐसे एंड टू एंड ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे होता है सिग्मा बॉन्ड का। ये देखो सिग्मा बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। या फिर ओवरलैपिंग कैसे होती है, मान लो एक ऑर्बिटल ऐसा है, सही से नहीं बना, आप बना लेना। और मान लो, सॉरी इसे फिर से बना के दिखाते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास एक ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, और एक और पी ऑर्बिटल है जिसे हम लोग एक्सियल ओवरलैप करा रहे हैं, ठीक है, एक्सियल ओवरलैप। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये, तो आपको ऐसा करके एक पाई बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो बॉन्ड जो बनते हैं कैसे बनते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से, ठीक है। ऑर्बिटल्स की जब आप ओवरलैपिंग कराते हो तब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इतनी बात सबको क्लियर है। तो N2 जो है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहेगा क्या, कहेगा कि बताओ क्या N2 इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्या N2 N4 की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्या N2 डाइमराइज नहीं हो सकता, बताओ क्या N2 डाइमराइज हो सकता है, क्या N2 N4 की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर N2 क्या इस फॉर्म में रह सकता है, देख के बता दो जरा मुझे। क्या N2 ये स्ट्रक्चर बना सकता है N4 की, देखो जरा, क्या इस फॉर्म में N2 रह सकता है, बताओ बताओ बेटा, रह सकता है कि नहीं रह सकता है। No, sir. बेटा देखो ध्यान से देख लो, N कभी भी N4 आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। N4 फॉर्म कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे लिख लेना नॉट एग्जिस्ट, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करती फॉर्म। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन बहुत सिंपल है कि नाइट्रोजन जो है वो साइज में, नाइट्रोजन जो है वो साइज में
इसका साइज जो बहुत ही कम है, ठीक है। साइज का क्या बहुत छोटा है, साइज वेरी स्मॉल है इसका। और साइज में इतना स्मॉल होने की वजह से अगर आप एक 4 मेंबर रिंग बनाओगे, ठीक है, अगर आप एक 4 मेंबर रिंग बनाओगे तो इनके बीच में एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंगल स्ट्रेन समझते हो क्या होता है? एंगल के बीच में रिपल्सन नाइट्रोजन, क्योंकि देखो ये बहुत छोटे छोटे एटम है, नाइट्रोजन बहुत छोटा एटम है, ठीक है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में रिपल्सन इतना ज्यादा होगा कि ये फॉर्म जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो N4 फॉर्म नाइट्रोजन की कभी एग्जिस्ट नहीं करती, दैट्स इट, ठीक है। साइज कैसा होता है इसका? स्मॉल होता है, इस वजह से यहाँ पे लिख लो ड्यू टू स्मॉल साइज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इतना नोट कर लो सब लोग, सब लोग इतना नोट कर लो बेटा। डन सर। हो गया? सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलिए। हाँ नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। मजे लेते लेते पढ़ना है, अपने बोर होते हुए नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो तब तक बातें करते हैं सभी। अच्छा ये तो वही मैसेज है सर, आप न्यू सर। हाँ बेटा नए सर हैं हम बिल्कुल, लेकिन हम आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री पढ़ाएंगे क्या? केमिस्ट्री पढ़ाई है कल, आप आई थिंक नहीं आए थे क्योंकि मैंने क्लास आपकी कल से स्टार्ट कर दी है। तो तुम लोगों की कौन सी क्लास चल रही थी अभी इससे पहले? सर मैथ। अच्छा मैथ्स में आप लोग क्या वेक्टर पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? सर वेक्टर। वेक्टर। अच्छा कल भी आपका वेक्टर चला था, तो वही मुझे ध्यान था। चलो अच्छा चले नेक्स्ट स्लाइड पे चले बेटा। यस सर। चलिए ठीक है, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये आ नहीं रहा है, चलो यहाँ से कर लेते हैं फिर। चलो अब आप देखो, आप यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ पे हेडिंग डालो आप नाइट्रोजन, ठीक है, आप यहाँ पे हेडिंग डालो नाइट्रोजन, और जितनी बात हम बताते रह जाए उतनी आप लिखते जाना, ठीक है। देखो आपको एक बात बता दें, हम जितने आपको नोट्स दे रहे हैं, अगर आपने वो नोट्स बना लिए, हम आपका एक क्वेश्चन नहीं गलत होने देंगे पी ब्लॉक से, ठीक है। और हम आपको क्वेश्चन आज मेरा 12th नीट में, आपसे पहले मेरा 12th नीट में बैच था, तो उसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दी है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा लेट पढ़ाना चालू किया, तो आप में अभी वहां तक हम पहुंच नहीं पाए। चलो देखो, तो अगर आपसे कहा जाए कि नाइट्रोजन, आप हेडिंग डालो नाइट्रोजन, लिखो कि 78% जो है नाइट्रोजन, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, लिख लो यहाँ पे 78% जो है, 78% बाय वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। और किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? एज N2 की फॉर्म में होता है। दूसरी बात, अगर आपसे कह दे कि नहीं बताओ तो क्या अर्थ क्रस्ट में नहीं होता है, तो लिख लो आप अर्थ क्रस्ट में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, लिख लो इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, लिखो इन अर्थ क्रस्ट, CRUST, ठीक है। देखो मेरा पेन टैब नया है ना, तो मुझे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर कहीं कहीं पे स्पेलिंग थोड़ी वैसी हो जाए तो आप नोट कर लेना, ठीक है, ठीक से। देखो तो अर्थ क्रस्ट में पहला कौन सा पाया जाता है? चाइल्ड सॉल्ट, ठीक है, पेट्रे, चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे, नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaNO3, ठीक है। दूसरा लिखो इंडियन सॉल्ट पेट्रे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? KNO3, ठीक है, KNO3। चलो मुझे जरा ये बताओ, पहले तो आप ये समझ लो कि देखो सिर्फ 78% जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, बाकी आपसे पूछा जाए क्या अर्थ क्रस्ट में नहीं पाया जाता? अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है। देखो NaNO3, यहाँ पे नाइट्रोजन आया कि नहीं आया? ऐसे KNO3, यहाँ पे भी नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब अर्थ की जो क्रस्ट होती है, मतलब जमीन जो है, अर्थ मेन जो जमीन है, उसके अंदर भी आपका नाइट्रोजन जो है वो पाया जाता है, ठीक है। एक तो आपके पास क्या आता है, चाइल्ड, इसका नाम क्या है? चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे, और एक है इंडियन सॉल्ट पेट्रे, ठीक है, इनका नाम देखो ये है। अच्छा इसका नाम बता दो बेटा, इसका कोई दूसरा नाम बताओ जल्दी से। NaNO3 का कोई और नाम बताओ, है कि नहीं है? NaNO3 का कोई दूसरा नाम है कि नहीं है? वेरी गुड, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। इसे हम लोग सोडियम नाइट्रेट भी बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। जल्दी से इतना नोट करो, जल्दी से, हो गया? यस सर। पोटेशियम नाइट्रेट। Yes, तो अब हम sir. लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उन्हें हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज जो 11th में पढ़ रखी है, बट फिर भी मैं आपको क्या करूंगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। तो हेडिंग डालो आप जल्दी सब लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सब लोग नोट करो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जल्दी से। पढ़ गया हेडिंग? यस सर। क्या सब हेडिंग डाल दे फिजिकल प्रॉपर्टीज? Yes. चलो यस ठीक सर। है, चलिए ठीक है।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में, चलो मैं भी डाल देता हूँ एक बार हेडिंग, क्योंकि आपको नोट से मुझे भेजने होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पेन थोड़ा नया है ना, तो इस वजह से चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा पहला पॉइंट लिखो साइज, ठीक है, साइज, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक, एटॉमिक और आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ठीक है। साइज बोल दो, चाहे आप बोल दो कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। बताओ टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है बेटा, जल्दी बता दो। इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होता है, रीजन क्या है उसका? सर प्रिंसिपल शेल बढ़ जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही, लिखो साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल, ठीक है। देखो बेटा कहीं कहीं पे ना थोड़ा सा पेन ज्यादा चल रहा है, तो आप अपना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप लिख लो, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ठीक है। तो सबसे बड़ा आइटम, सबसे बड़ा साइज, साइज का ऑर्डर क्या होगा बताओ, क्या यही ऑर्डर होगा साइज का? Yes, sir. ठीक है, तो नोट कर लो, साथ में नोट करते रहो, ये आपको पता है वैसे तो, बट फिर भी ठीक है, नोट कर लो, कोई बात नहीं, साइज, ठीक है। दूसरा हेडिंग डालो, अगर इतना नोट हो गया तो दूसरी हेडिंग क्या डालोगे आप लोग, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी। बस कुछ ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, फिर उसके बाद सीधे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये वैसे तो आप 11th पढ़ चुके, बट फिर भी मैंने सोचा एक बार आपका रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। चलो आयनाइजेशन एनर्जी बताओ क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप? डिक्रीज। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अच्छा क्यों होगी डिक्रीज, को ये बता सकता है मुझे, रीजन क्या है? जब नया शेल होगा तो उसके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स कम होगी, तो वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल पाएगा। वेरी नाइस, क्या नाम है बेटा आपका? सर काफी। अच्छा चलिए बेटा, देखिए बिल्कुल सही बात है, बाकी सब लोग बच्चे देख लो। देखो जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो मान लो ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसमें एक शेल है। अब जैसे ही आप नीचे गए, एक तो है ही नहीं, खैर नाइट्रोजन कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। ऐसे आप मान लो किसमें गए, किसी में भी चलेगा जिसमें 4 शेल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है कि आउटर मोस्ट शेल से, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल से, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालना चाहेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहेंगे। तो बात ये है कि जब हम लोग इसे ए मान लो, इसे मान लो बी, ठीक है, तो हम लोग जब ए की बात कर रहे हैं तो ए में देखो न्यूक्लियस से ये क्या पास में है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसे पकड़ के रखेगा, इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगा पाएगा। बट यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस ज्यादा हो गई है, तो न्यूक्लियस इस पे इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नहीं लगा पाएगा। इस वजह से यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को, बी वाले से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा आसान होगा। इसलिए जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यानी कि अगर आप लिखोगे, ठीक है, अगर आप लिखते हो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है, तो उसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि सबसे ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की, और सबसे कम किसकी होगी, बिस्मथ की। नोट कर लो बेटा इतना जल्दी से। Done, sir. नोट टॉप टू बॉटम, ठीक है, और ये जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें वो हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये बात सबको पता है ना, ये आपने पढ़ रखा है? Yes. चलो क्या नेक्स्ट स्लाइड पे चले बेटा? Yes. Yes, sir. चलिए ठीक है। हाँ अब बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड होगी शायद ये, ठीक है। तो आप हेडिंग डालो मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक, मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर। बता दो जल्दी से, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीजेस होगा, डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप? Increases. Increase. मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस की डिक्रीजेस? इधर देखो जरा, अभी आप ये देखो, यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ पे लिखा था, ये वाली स्लाइड देखो, Increases. इस वाली स्लाइड में आप देखो
कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो ऊपर क्या रखे हुए नॉन मेटल्स, बीच में मेटेलॉइड और नीचे क्या है मेटल, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि देखो नीचे मेटल आ रहा है, ऊपर कैसा है, सबसे पहले नॉन मेटल्स है, फिर क्या है मेटेलॉइड्स है। नॉन मेटल का मतलब कि उनमें मेटेलिक कैरेक्टर है ही नहीं, मेटेलॉइड का मतलब हाँ उनमें मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा है, उतना नहीं है बट हाँ थोड़ा है, और फिर क्या आ गया प्रॉपर मेटल्स आ गया, मतलब वो तो प्योर मेटल ही है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग जिस स्लाइड पे थे वहां वापस आ जाओ। तो यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, लिख लो यहाँ पे इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यानी कि हम लोग फिर से लिख लेते हैं, तो इसमें मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, बिस्मथ का होगा, ठीक है। ये बात आप नोट करते चलो, यहाँ पे फिर से वही लिख लेना टॉप टू बॉटम, ठीक है। अमित सर 2 स्लाइड करना, 2 स्लाइड आपको देखनी है फिर से, चलिए स्लाइड सेकंड कौन सी है, ये वाली, अमित दिख रही है आपको, क्या देखना है आपको इसमें? चलो हटा दे अमित। सर इससे आगे वाले। अच्छा इससे आगे वाला आपको देखना था, दैट मीन आपको ये वाला देखना था, देख लिया। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो आप मेटेलिक कैरेक्टर में क्या लिखोगे, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अच्छा उसके बाद हेडिंग डालो, ये कौन सी हेडिंग थी बेटा, 1 2 3 4 होगी ना, ये थर्ड होगी शायद, ये थर्ड होगी, हाँ। फोर्थ हेडिंग डालो अब, चलो फोर्थ हेडिंग डालो आप लोग, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फोर्थ हेडिंग डालो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बता दो जल्दी से, टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, जल्दी बता दो। डिक्रीज। डिक्रीज क्यों होगी डिक्रीज, यहाँ पे लिख लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। देखो उसका बहुत सिंपल सा रीजन है यार, बहुत सिंपल सा रीजन है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। अब जब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, मतलब न्यूक्लियस अपने ही इलेक्ट्रॉन को फोर्स नहीं लगा पा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच पाए, तभी तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, उसका इलेक्ट्रॉन उसके काबू में नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं एलिमेंट, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच कर रखे हैं। तो जो जब उससे अपना इलेक्ट्रॉन नहीं संभल रहा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को कहां से खींचेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि अगर आप लिखते हो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, फिर एंटीबॉडी, फिर बिस्मथ। नोट कर लो जल्दी से, और ये ध्यान रखना ये मैं टॉप टू बॉटम लिख रहा हूँ, तो अगर कहीं पे नहीं लिखा तो आप नोट कर लेना, टॉप टू बॉटम की बात हो रही है, ये टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, इधर भी लिख लो। क्या इतना नोट हो गया सबका? यस सर। अगर इतना नोट हो गया तो देखो आगे देखो, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नोट लिखो पहले, तो इतनी जगह खाली पड़ी, यहाँ पे नोट लिखो, यहाँ पे लिखो, पहले से इधर शिफ्ट करते हैं, एक सेकेंड देना, ठीक है। यहाँ पे लिखो, लिखो नाइट्रोजन इज, लिखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज डायटोम, वैसे तो हम ऊपर आपको बता चुके हैं, फिर से लिख लो, नाइट्रोजन इज डायटोमिक, डायटोमिक गैस, ठीक है, वाइल वाइल अदर्स आर पॉलीएटॉमिक सॉलिड, पॉलीएटॉमिक सॉलिड। इतना नोट करा, इतना नोट हो गया बेटा? यस 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 सर। अब यहाँ पे Yes, sir. सबसे इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। अब हेडिंग डालो आप लोग बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब बस यहां से इंपॉर्टेंट चीज आपकी स्टार्ट हो जाती है, यहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इस पे लिख लेना आप 100%, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से इंपॉर्टेंट चीज आएगी। देखो तो बॉइलिंग पॉइंट का आपका क्या होना चाहिए, देखो टॉप टू बॉटम आने पे देखो, अभी मैंने आपको बताया ना वही सेम चीज, देखो आपके मान लो एक छोटा सा ये चीनी का दाना है, एक चीनी का दाना थोड़ा इससे बड़ा है, एक चीनी का दाना और भी ज्यादा बड़ा है, और एक क्या है बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो आप किसे आसानी से डिजोल्व कर पाओगे, बता दो, डिजोल्व कौन होगा आसानी से? सबसे छोटे वाले। छोटा वाला, मतलब चीनी को अगर पाउडर फॉर्म में ले लें ज्यादा आसानी से डिसॉल्व होगा। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका। यही तो ऑर्डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। यस सर। तो एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में एक्सपेक्टेड क्या था, ठीक है। देखो एक्सपेक्टेड क्या था,
एक्सपेक्टेड था कि अगर हम बात करें नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, एंटीमनी और बिस्मत की, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए था ऐसे, ये ऑर्डर होना चाहिए था कि नहीं, बताओ जल्दी बताओ। Yes. लेकिन ऑब्जर्व क्या किया गया, एक चीज देखना, ऑब्जर्व क्या किया गया, ऑब्जर्व देखो क्या किया गया कि जब हम नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब और भिखारी की बात करें, मतलब बिस्मत की, तो हुआ क्या कि देखो नेपाल और पाकिस्तान, नाइट्रोजन और आर्सेनिक फास्फोरस जो है उसमें साइज किसका बड़ा है, फास्फोरस का, तो ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। आर्सेनिक का साइज फास्फोरस से बड़ा, इसका ज्यादा होगा। एंटीमनी का साइज आर्सेनिक से बड़ा है तो इसका होगा। अब बिस्मत तो जो बिस्मत है वो एंटीमनी से बड़ा है, बट हुआ क्या, हुआ ये कि एंटीमनी का साइज जो है वो बिस्मत से ज्यादा बड़ा निकला। क्यों, रीजन बताएगा कोई, बताओ। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये हम आपको कल बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, तो जिसने भी कल की क्लास मिस की है उसके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा, बाकी बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है, स्टेबल होती है डाउन द ग्रुप। क्योंकि देखो नाइट्रोजन फैमिली वैसे क्या शो करते हैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, लेकिन आप टॉप टू बॉटम आते हो तो क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं निकल पाते हैं, इसलिए जो नीचे के 2 एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से, एंटीमनी और बिस्मत, ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, +3 में। और +3 जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो इस वजह से ऐसा होता है कि आपका जो एंटीमनी है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू दी बिस्मथ, ठीक है। और एक ऑर्डर और लिख लो मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखो इसमें भी वही चीज है, इसका सीधे लिख देते हैं जो इसका है, ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका ज्यादा है, ठीक है, इसका ज्यादा है, बट इससे ज्यादा है इसका, और इससे ज्यादा है इसका, ठीक है। और ये वाला इन दोनों का रीजन क्या है, रीजन है अपने पास इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। और ये बात हम आपको कल बहुत अच्छे से बता चुके हैं, इसलिए फिर से पूरी चीज रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने कल क्लास छोड़ी वो उनकी गलती है, हालांकि हम कोशिश करेंगे आपका भी छूटे ना, बट फिर भी बेटा आप क्लास डेली लिया करो, ठीक है। और दूसरी बात, जितना हम आपको पढ़ाया उतना नोट जरूर किया करो, इतना नोट कर लो जल्दी से। क्या सबका इतना नोट हो गया, Yes, sir. तो यहीं पे एक हेडिंग और डाल लो, हेडिंग डालो एलोट्रोपी, एलोट्रोपी, इसे भी यहीं पे फिनिश करते हैं, लिख लो, देखो एक्सेप्ट नाइट्रोजन all the elements shows allotropes। इतना नोट हो गया सबका, Yes, sir. एलोट्रोप्स, क्या सबका इतना नोट हो गया, नो सर। ठीक है बेटा, आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो तुम लोगों के स्कूल इस समय बेटा खुले हुए हैं, Yes, sir. यस सर। तो तुम लोगों के तो एग्जाम आने वाले होंगे आई थिंक, यस सर 29 तुम लोगों के शायद 26 अप्रैल से हैं, कब से हैं, Sir, 29 से हैं, तो नहीं थियोरटिकल वाले तो तुम लोगों के शायद 3-4 से होंगे ना, मतलब मेजर एग्जाम Sir, कब से आपके, 29 March. 29 मार्च, yes, sir. अच्छा आपके 29, अच्छा 29 मार्च से आप लोगों के, चलिए कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की, आवाज बेटा आप लोगों की बहुत कट रही है, मेरा नेटवर्क कनेक्शन तो सही है, टॉप क्लास चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, सही है, ऐसे पढ़ते रहो खूब अच्छे से ना, अच्छे नंबर लेके आओ, फिर अपना एग्जाम वेट करो जेई का। चलिए इतना अगर सबने नोट कर लिया तो आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. तो देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में ये जो मतलब एक अलग सी चीज देखने को मिली, ये किसकी वजह से हुई, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इनर्ट पेयर इफेक्ट को भी एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डाल दो इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। पहले मैं आपको समझा देता हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, फिर से एक बार देख लो। अगर हम लोग बात करें, ये नोट मत करना, ठीक है, अब जो हम लिख रहे हैं वो नोट मत करना,
क्योंकि हम कल आपको समझा रहे हैं, बस एक बार अगर किसी बच्चे की कल क्लास छोटी तो हमसे भी समझा दें, हम नहीं चाहते कि उसका भी छूटे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन फैमिली जो होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है NH2 एंड NP3, यानी कि इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। यानी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनकी कितनी होती है? +5। बोले इतनी बात क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है होती है +5। तो इसका मतलब नाइट्रोजन को ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करनी चाहिए? +5। फास्फोरस को भी कितनी चाहिए करनी चाहिए? +5। ये एकदम से क्या हो जाता है, फास्फोरस को भी +5, आर्सेनिक को भी +5, एंटीमनी को भी कितनी करनी चाहिए थी? +5, और बिस्मथ को भी कितनी करनी चाहिए थी? +5। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि आपके जो बिस्मथ और एंटीमनी होते हैं, ये क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालते हैं, मतलब ये शो करता है +3, ये भी शो करता है +3। तो ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ, कि अगर सेम ग्रुप में है तो प्रॉपर्टीज भी तो सेम होनी चाहिए, है ना। अगर नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक +5 +5 +5 करते हैं, तो एंटीमनी बिस्मथ को भी क्या करना चाहिए था? +5 शो करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने इसका आपको एग्जांपल समझाया था। देखो एक्चुअल में बेटा होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप ले लो नाइट्रोजन ही ले लो, आप नाइट्रोजन का न्यूक्लियस बनाओ, मान लो अभी ये शेल नहीं है, ऑर्बिटल है, मान लो ऑर्बिटल है, ठीक है, मान लो S है और ये मान लो p ऑर्बिटल है। तो s में देखो कितने हैं? s में 2 हैं और p में कितने हैं? 3 है ना, यानी कि s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या करना चाहिए, इसे नाइट्रोजन को +5 ऑक्सीडेशन अगर स्टेट शो करनी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसे ये तीनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या करने पड़ेंगे? निकालने पड़ेंगे। और जब ये निकालेगा तो कितनी शो कर देगा? +5। तो ये आराम से निकाल देता है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन को निकाल के क्या करता है? अपनी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है। बट हम लोग जब बात करते हैं किसकी, ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही थी नाइट्रोजन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं एंटीमनी और बिस्मथ की, तो उसमें क्या होता है कि मान लो ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के पास क्या है? s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, मान लो ये s ऑर्बिटल है, मान लो ये p ऑर्बिटल है, और इनके बीच में क्या होता है? एक f ऑर्बिटल भी आ जाता है, f सबशेल भी जो है वो भी आ जाती है। अब होता क्या है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 1 और 1 ये हो गया 2, एक इलेक्ट्रॉन p में कितने हैं? 3 1 2 और 1 3। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जो आपका ये एंटीमनी है, इसे क्या इलेक्ट्रॉन कितने निकालने हैं? कितने निकालने हैं? इसे 5 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 5 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ही तो ये +5 बनाएगा। बट होता क्या है कि यहाँ पे जो ये f ऑर्बिटल आ जाता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, बट उसके बाद भी ये पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये क्या करता है? पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराता है। अब पुअर शील्डिंग का मतलब मैंने आपको कल समझाया था कि हमने एक एग्जांपल शायद आपको दिया था, वो कटप्पा वाला। हमने बोला था ना कि मान लो जो कहीं का कोई राजा है और इसे लोग इसकी प्रोटेक्शन कैसे लगाई है? हमने एक सैनिक ऐसे खड़ा कर दिया, एक सैनिक यहाँ पे लगा दिया और एक सैनिक ऐसे, ठीक है। तो अब अगर एक और दूसरा क्या है? दूसरा राजा ये है, इसके सैनिक कैसे खड़े करें? एक सैनिक इधर, एक सैनिक इधर, एक सैनिक इधर। तो देखो इस पे जो है क्राउडिंग बिल्कुल नहीं है। क्राउडिंग अगर नहीं है तो इस पे आसानी से अटैक हो जाएगा। इस पे आप 3 तरफ से अटैक कर सकते हो। वेयर एज अगर आप इस वाले मॉलिक्यूल की बात करो तो आप सिर्फ इस पे एक तरफ से अटैक कर पाओगे। इसका मतलब अगर हम बोले कि यहाँ पे शील्डिंग किसकी अच्छी, तो शील्डिंग इसकी अच्छी है, ठीक है। यानी कि इसे अगर ए मान ले और इसे बी मान ले तो हम बोलेंगे कि ए की शील्डिंग जो है बी से अच्छी है, ठीक है। बता दी, मैं समझ में आई? Yes, sir. तो उसी तरीके से होता क्या है कि जो f ऑर्बिटल होता है उसकी शील्डिंग बहुत ही बेकार होती है, ठीक है। f ऑर्बिटल की शील्डिंग अगर बहुत बेकार है तो क्या करेगा? ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो न्यूक्लियस को ये बात पता है कि f ऑर्बिटल जो है, f ऑर्बिटल उसे शील्ड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या करेगा? न्यूक्लियस इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे, सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। इसी वजह से Sb आपका जो एंटीमनी +5 ना शो करके कितनी शो करता है? +3 शो करता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये हम आपको कल बात समझा चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आपको ये नोट करने की जरूरत नहीं है, इसमें इसके आप सिर्फ डेफिनेशन लिखो, ठीक। इनर्ट पेयर इफेक्ट, चलो नोट करो। इसमें लिखो इट इज द रिलक्टेंस, इट इज द रिलक्टेंस मतलब एक तरीके का बाधा किसी चीज में, ठीक है, ऑफ रिलक्टेंस ऑफ 2s electrons of outermost shell to participating in bonding। इतना नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। हो गया नोट?
Yes, sir. Yes, ठीक है। तो sir. इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या एक्चुअल में होता है वो हम आपको कल समझा चुके थे विद एग्जांपल्स बहुत अच्छे से, तो आपको उसे अलग से नोट नहीं करना, बस उसके हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन आपसे अगर पूछेगा तो आप लिख दोगे। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डालो एनॉर्मलस बिहेवियर या फिर एनॉर्मलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, एनॉर्मलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से, हेडिंग डालो एनॉर्मलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो अपने ग्रुप में नाइट्रोजन जो है वो कुछ एनॉर्मलस, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, और वो क्यों करता है कोई बता सकता है मुझे? ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। बेटा माइक बंद कर लो अपना, माइक बंद कर लो बेटा। बंद हो गया माइक? मार पड़ गई क्या तुम लोगों की? आवाज नहीं आ रही आपकी, मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। बेटा किसी का माइक खुला हुआ है, माइक बंद कर लो। चलो फाइनली बंद हुआ। ठीक है, किसका माइक खुल गया था? चलो कोई बात नहीं। देखो एनॉर्मलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन की अगर बात करें तो देखो, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड, लिखो साथ में, एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, लिखो, एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड absence of d orbital नाइट्रोजन shows, सही से लिख लेना बेटा। ठीक है, मेरा पेन मुझसे नहीं इतना अच्छा स्मूथली चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। नाइट्रोजन shows एनॉर्मलस बिहेवियर। ठीक है, लिख लेना एनॉर्मलस बिहेवियर, नोट करो इतना। एरी A4 सर ज्यादा क्वेश्चन करवा दो प्लीज। बेटा आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन करने को प्रैक्टिस मिलेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन उसके लिए आपको एक बार तो चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, एकदम डायरेक्ट तो क्वेश्चन लगवा नहीं सकते। ठीक है, क्वेश्चन हम आपको कैसे लगवाएंगे, देखो आपका आज और कल आपका जो है 15th ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। 15th ग्रुप आपका जो है वो कल में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल ही हम आपको क्या करेंगे, एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको कम से कम 20 क्वेश्चन जो है मैं आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, सेंड करवा दूंगा, वो आप घर से ट्राई करके लाना। हम लोग ऐसे क्या करेंगे, पर ग्रुप जैसे 15 ग्रुप के 50 क्वेश्चन लगा लिए, फिर 16 के 50 लगाए, फिर 17 के, ऐसे करके हम लोग 50-50 क्वेश्चन कर करके क्या करेंगे, पूरे ग्रुप को, पूरे पी ब्लॉक को ऐसा कर लेंगे, आपका एक क्वेश्चन में गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, बट आपको उसके पहले क्या करना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें बेटा पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, चलो इतना नोट हो गया क्या सबका? Yes, sir. ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो अगर आप इसे लिखोगे तो 1s2 एंड 2s2 एंड 2p कितना 3, 2p3 मैंने 4 लिख दिया, 2p3। ठीक है, 2p3 यानी कि अगर आप इस ऑर्बिटल की बात करो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, s में भी कितने होंगे 2, और p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3। ठीक है, p में हो जाएंगे 3। तो अब देखो क्या इसके पास d ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। एक तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये अजीबोगरीब प्रॉपर्टी शो करता है। दूसरी बात, इसका साइज बहुत छोटा है। साइज छोटे होने से क्या हुआ, साइज छोटे होने से ये हुआ कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो बहुत ज्यादा हो गई। अब आयनाइजेशन एनर्जी अगर बहुत ज्यादा, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं, मतलब इसकी एटीट्यूड देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन अपना देगा नहीं। दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन एनर्जी एक ही बात समझ लो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पकड़ के रखेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा मतलब उसे निकालेगा नहीं, और निकालेगा नहीं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से क्या करता है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं शो करता है वो आप नोट करते जाओ। चलो लिखो पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि नाइट्रोजन, लिखो एक तो ये चलता नहीं यार, देखो नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज
एग्जिस्ट एज N2, लिखो इतना सब लोग, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2। देखो नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी मेंबर है वो सब N4, सब P4 मॉलिक्यूल, P4 ASF4 पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जबकि नाइट्रोजन नहीं। क्यों? उसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका ये रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस वजह से क्या करता है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है, जबकि बाकी सारे क्या करते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर उसके बाद लिखो इसकी BDE, ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कितनी होती है, 941.4, 941.4, नोट कर लो जल्दी से, 941.4 किलो कैलोरी पर जूल, मतलब किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये होती है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, और जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा है ये, वेरी हाई। इतना नोट हुआ सबका? बेटा बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखो, लिखो कैटिनेशन टेंडेंसी, कैटिनेशन टेंडेंसी, टेंडेंसी इज वेरी लो। इसकी कैटिनेशन की जो टेंडेंसी है वो बहुत ही कम है। कैटिनेशन की टेंडेंसी, कैटिनेशन क्या होता है बेटा बताओ? टू फॉर्म कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, क्या बता रहे हो? लॉन्ग चेन, मुझे आवाज नहीं आ रही, बट चलो ठीक है, टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग, फिर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन। हाँ बिल्कुल सही, टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी। पूरी पीरियोडिक टेबल में कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है, कोई बता सकता है? पूरी पीरियोडिक टेबल में कार्बन की है ना, क्योंकि तभी तो कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड देखने को मिलते हैं। मतलब इसका कैटिनेशन का मतलब है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऐसे ऐसे करके नहीं जुड़ सकता, ये ऐसा ये फॉर्मेशन नहीं करता है। क्यों नहीं करता, ये बात कोई बता सकता है बेटा? क्यों नहीं करता, क्या ये कोई बता सकता है? देखो क्यों नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप देखो कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो फास्फोरस और फास्फोरस के सिंगल बॉन्ड से कम स्टेबल है, इट इज लेस स्टेबल। क्यों है लेस स्टेबल? क्योंकि देखो आपको पता है कि नाइट्रोजन एक तो छोटा आइटम है, छोटा आइटम है, प्लस इसके पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है प्लस स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज और इसके पास लोन पेयर, तो इनमें क्या होगा, लोन पेयर रिपल्सन होगा बहुत ज्यादा कि नहीं होगा बताओ? अब बहुत ज्यादा अगर रिपल्सन होगा तो ये क्या क्या कहेगा कि हमें इस फॉर्म में रहना ही नहीं है, ये बॉन्ड बनने ही नहीं देगा, समझे? मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि छोटा एटम है और उसके पास लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर और लोन पेयर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन इतना ज्यादा होता है, जिस वजह से इनके बीच में नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो है बहुत ही स्टेबल कम हो जाता है, ठीक है। वेयर एज फास्फोरस और फास्फोरस के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इतनी बात क्लियर हुई कि नाइट्रोजन जो कैटिनेशन क्यों नहीं शो करता है? क्या बेटा इतनी बात क्लियर हुई कि नाइट्रोजन कैटिनेशन पावर क्यों कम है? बताओ। Yes, sir. ठीक है बस, चलो ठीक है, इतना नोट कर लिया बस, ठीक। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नोट कर लो। सबका हो गया? अगर सबका हो गया तो बता दो मुझे, एक बार क्लियर करो। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। सर एक और मिनट। इसका रीजन आप यहाँ पे लिख ही लो, चलो यहाँ पे लिख लो कि नाइट्रोजन 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 जो सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और रीजन इसका क्या है? रीजन है इसका, एक तो इसका साइज क्या है, स्मॉल है, ठीक है, और दूसरा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है इसमें, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन दिख रहा है बेटा नीचे? Yes, sir. ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज वेरी हाई, लिख लो इज वेरी हाई, ठीक है। रीजन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज वेरी हाई, वेरी हाई। आपने अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ी तो आपको पता होगा कि अभी तक आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ाई गई है जो मतलब आपको बहुत फालतू की चीजें लिखा दी गई। आपको डायरेक्ट चीजें जो है एग्जाम ओरिएंटेशन चीजें बताई जा रही है, ठीक है। सीधे आपको चीजें वहां से बताई जा रही है जहां से आपका क्वेश्चन आएगा। अगर इतना हो गया तो हटा दे बेटा, इसे बता दो। Yes, sir. चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सर एक मिनट। ठीक है नोट कर लो बेटा।
Done, sir. ठीक है, चलो चलो इसे नीचे कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, अब आप लिखो क्या लिखोगे? हाँ, आप लिखो नाइट्रोजन। जो आपका नाइट्रोजन होता है वो पी पाई बॉन्डिंग करता है, ठीक है। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है विद इटसेल्फ एंड अदर मॉलिक्यूल, या फिर अदर एटम लिख दो, है ना, मॉलिक्यूल नहीं, अदर एटम्स लाइक कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। इतनी बात लिखो जल्दी से, इतना लिख लो। Done, sir. और एक हेडिंग डाल दो कोवैलेंसी, और देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो हम आपको लिखवा चुके हैं, बता चुके हैं, मतलब कोवैलेंसी और लिख लो इसकी। अरे यार पेन कैसा चल रहा है, देखो कोवैलेंसी, ठीक है। कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ, अब लिखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एबिलिटी ऑफ मेकिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम क्या करें, NH3 की रिएक्शन करा दें किससे? H+ से, तो ये क्या बना लेगा? NH4 पॉजिटिव। तो इसकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है, यहाँ पे लिख लो, ब्रैकेट में लिख दो, मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो NH4 बना, ये सही से नहीं लिखा हुआ, रुको फिर से लिखते हैं, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोवैलेंसी इसकी है वो कितनी है? 4 है। चलो इतना नोट कर लो जल्दी सब लोग। अब एक Done. क्वेश्चन, अब सबके लिए एक क्वेश्चन, ठीक है। कल भी हमने पूछा था शायद, हाँ कल पूछा था, फिर से। अब आप बताओ कि नाइट्रोजन जो है वो आपका NCl3 तो बना लेता है, लेकिन ये NCl5 जो है वो नहीं बना पाता। रीजन? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। देखो कितना आसान सा आंसर, मतलब कितना सिंपल चीज है, बच्चे ने तुरंत बोल दिया कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल कहां से बनाएगा? वेयर एज देखो NCl3 PCl3 वो NCl5 नहीं बनता है, बट जो आपका PCl5 है, PCl5 ये बन जाता है। कैसे करके देख लेते हैं। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो अगर आप 7 लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 एंड 2p कितना हो जाएगा आपके पास? 3। यानी कि अगर आप देख लो p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, ठीक है। और d इसके पास है ही नहीं, मतलब डी तो इसके पास है ही नहीं, तो उसे लिखने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक। तो देखो क्या करेगा, 3 ही बॉन्ड तो बना सकता है। एक क्लोरीन क्या करेगा? एक क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। वेयर एज अगर हम PCl5 की बात करें तो फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 15। 15 का मतलब कितना लिखेंगे हम लोग? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 कितने हो गए? 10 2 12 एंड 3p कितने हो गए? 12 और 3 15। अगर 3p में इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब 3d भी तो होगा, शेल थोड़ा ना कहीं चली जाती है ना। शेल जो है देखो, अगर जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, तो तीसरी शेल के अंदर S भी है, P भी है, D भी है ना। जो D ये कहाँ चला जाएगा? सब शेल तो रहेगी ना अंदर, ठीक है। तो शेल के अंदर जो है सब शेल तो कंप्लीट रहेगी ही। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये है कि P में देखो कितने ऑर्बिटल है, P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, और D खाली पड़ा हुआ है। तो क्लोरीन क्या करेंगे? D ऑर्बिटल को यूज कर लेंगे। इसलिए PCl5 जो एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात पता ही होगी, ठीक है। तो आप इसे मत लिखना क्योंकि हम अलग से क्वेश्चन करा देंगे। तो चलो बस इतनी ही फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों को आज यहाँ पे पढ़नी थी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आप मुझे बस 1 मिनट दो, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप हेडिंग डालो, यहाँ से आपका केमिकल प्रॉपर्टीज का चैप्टर चालू होगा, ठीक है। आप फिर से हेडिंग डालो, एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, हेडिंग डालो एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस,
ठीक है। आपको बता दें कि अपने अपने ग्रुप में फास्फोरस जो है वो सबसे ज्यादा एलोट्रोप शो करता है, और इसके कौन कौन से एलोट्रोप्स होते हैं लिख लो आप। सबसे पहला कौन सा होता है, ए आपका इसका होता है व्हाइट फास्फोरस, ठीक है, पहला कौन सा होता है व्हाइट फास्फोरस। बी कौन सा होता है ब्लैक फास्फोरस, ठीक है, ब्लैक फास्फोरस। सी कौन सा होता है इसके पास रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस। डी कौन सा होता है इसके पास बता दो स्केलेटेड, स्केलेटेड फास्फोरस, ठीक है। और ई इसके पास कौन सा होता है होता है वॉयलेट, वॉयलेट फास्फोरस। बोलो इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, नोट करो जल्दी से। एलोट्रोप पढ़ना, हम लोग पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रोप्स, फिर हम लोग इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बस अब यहाँ से आपका जो 11th वाला पोर्शन था वो फिनिश हो गया, अब आपका 12th वाला पोर्शन स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ से आप बहुत प्रॉपर तरीके से देखना और बहुत अच्छे से समझना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। इतना नोट हुआ? यस सर। अगर आपका इतना नोट हो गया तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। चलो अब आप देखो, हेडिंग डालो प्रिपरेशन, यहाँ पे हेडिंग डालो प्रिपरेशन, ठीक है। चलो ये वाले पेन से डाल देते हैं प्रिपरेशन। किसकी प्रिपरेशन की बात हो रही है, बताएगा कोई, बताओ बताओ। अरे फास्फोरस भाई, अभी एलोट्रोप्स हेडिंग किसकी डाली, फास्फोरस की ना। तो देखो हम लोग क्या करते हैं Ca3, ठीक है, और PO4, Ca3 PO4 का होल ट्वाइस, होल ट्वाइस। अरे यार Ca3 PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे SiO2 से। इसका नाम बताओ बेटा, इसका नाम बताओ Ca3 PO4 होल ट्वाइस का क्या नाम है, कोई बताओ इसका नाम। इसका नाम है कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट, इसका नाम है कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट। और आपको बता दें ये हम लोगों की बोन्स जो होती हैं हड्डियां उनमें पाया जाता है, ठीक है। एंड एक तो ये पेन चल बहुत जल्दी जाता है, एक तो ये पाया जाता है बोन्स में, ठीक है, एक तो बोन्स में एंड टीथ, दांतों में और हड्डियों में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट नोट कर लो कहीं पे। अच्छा जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो किससे SiO2 से, ठीक है, तो बनता है क्या आपके पास, एक तो आपके पास स्लैग बनता है, स्लैग आपने लोगों ने वो पढ़ा मेटलर्जी वाला चैप्टर पढ़ा किसी ने, आप लोगों ने मेटलर्जी वाला चैप्टर पढ़ा है कि नहीं, आपको आवाज आ रही है? यस सर। मेटलर्जी अगर पढ़ा होगा तो आपको पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा वहां पे एक स्लैग बनता था CaSiO3, पढ़ा है? यस सर। और इसी के साथ एक फास्फोरस का ऑक्साइड बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं P4O10, P4O10, ठीक है। अब आप जब इसे फर्दर आगे रिएक्शन कराते हो, इसे फर्दर अगर अगर आप आगे रिएक्शन कराओगे आपको मिलेगा P4 मिल जाएगा, प्लस आपको क्या मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये दोनों गैसेस फॉर्म में मिलेंगे। P4 भी आपको गैसेस फॉर्म में मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपको गैसेस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अगर आप फर्दर P4 को अगर आप कूल करा दो, ठीक है, अगर आप इसे क्या करा दो कूल करा दो, तो आपको जो P4 मिलेगा वो मिलेगा व्हाइट वैक्सी सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। देखो बात समझो, कहां से स्टार्टिंग हुई, स्टार्टिंग हुई कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट थे। हम लोगों ने क्या किया कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट को हम लोगों ने रिएक्शन कराया किसके साथ SiO2 के साथ, बना क्या CaSiO3, ठीक है, स्लैग बना। फिर उसके बाद हमें क्या मिला P4O10, यानी कि हमें क्या मिल गया फास्फोरस का एक ऑक्साइड मिला। अगर हमने इस रिएक्शन को आगे फर्दर हीट किया, ठीक है, हम लोगों ने क्या करा इसे फर्दर आगे हीट किया तो हमें क्या मिला P4 मिला, यानी कि P4 किस फॉर्म में मिला, देखो आप यहीं पे गलती करोगे, आपसे कहेगा कि इतनी रिएक्शन देगा, ठीक है, और कहेगा बताओ क्या बनेगा, आप बोलोगे P4 बनेगा। P4 ये गैसेस फॉर्म में मिलता है, इस P4 को जब आप आगे कूल करते हो, ठीक है, कूल करने के बाद आपको जो P4 मिलता है वो आपको व्हाइट वैक्सी सॉलिड की फॉर्म में मिलता है, यानी कि सॉलिड P4 कब मिलता है जब आप P4 गैस को कूल कर दो। अब बात आती है कि रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस क्या अलग अलग है, बताएगा कोई कि रेड फास्फोरस क्या ब्लैक फास्फोरस क्या, बताओ। देखो अगर आप इसी को क्या करो आगे फर्दर 450 डिग्री सेल्सियस पे हीट करो, दूसरा अगर आप इसे क्या कर दो 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करो, तो अगर आपने इसे 450 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो आपको क्या मिल जाएगा रेड फास्फोरस। या फिर आप इसे ऐसे ना लिखो, आप इसे लिखो P4, यहां भी आपको P4 मिलेगा और यहां भी आपको क्या मिल जाएगा P4, बट ये कैसा होगा, ये होगा रेड, और ये कैसा होगा, ये हो जाएगा आपके पास ब्लैक। बोले इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, यस।
हाँ, ये रिएक्शन बेटा जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो और इसे याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ P4 जो है व्हाइट वैक्स से सॉलिड, P4 सॉलिड की फॉर्म में कैसे बनाया जाता है, क्या उसकी प्रिपरेशन है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट की रिएक्शन SiO2 से कराएंगे, CaSiO3 बनेगा और फास्फोरस का एक ऑक्साइड फास्फोरस का बनेगा P4O10। उसे जब हम लोग हीट कराएंगे तो फास्फोरस तो हमें मिल जाएगा P4 फॉर्म में, लेकिन वो गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी वहां पे गैस के उसमें निकल जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग P4 गैस को अगर हम लोग कूल करेंगे तो बनेगा P4 व्हाइट वैक्सी सॉलिड, और अगर P4 को हम लोग 450 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो P4 रेड मिलेगा, मतलब कि रेड फास्फोरस मिलेगा। और अगर आप 500 डिग्री सेल्सियस पे से हीट करोगे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ब्लैक फास्फोरस। बोलो दिमाग सही है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो आपको क्या करना है, आज का लास्ट टॉपिक जो है हेडिंग डाल लो जल्दी से, कंपाउंड ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर। देखो कंपाउंड ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर, आपको फास्फोरस और सल्फर के कुछ कंपाउंड पढ़ने हैं जहां से आपका क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला कौन सा है, पहला आपका है P4S3। दूसरा लिखो, दूसरा क्या आपके पास P4S5, ठीक है। और तीसरा लिखो सर प्रीवियस स्लाइड जानी। P4S10, ठीक है बेटा। कर लो नोट, हो गया नोट? डन सर चीज ही देखनी थी। सर 1 मिनट लिखना है। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। सर अगर रेड फास्फोरस ठंडा हो तो वापस व्हाइट बन जाएगा। रेड फास्फोरस ठंडा होकर व्हाइट बनता है, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है बेटा ये। रिवर्सिबल थोड़े ना है कि आपने पहले रेड बनाया, रेड से फिर व्हाइट बना दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट अगर आप इसकी रिएक्शन कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट के SiO2 से करा के बनाओगे तो P4O10 को जब आप हीट कर दोगे, ठीक है, तो P4 गैस बनेगी, उसे कूल करने पे P4 व्हाइट वैक्सी सॉलिड, उससे अगर आप 450 पे हीट करोगे तो P4 रेड एंड P4 ब्लैक मिलेगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आप रेड से ब्लैक बना लो, ब्लैक से रेड है, बट वो कुछ सर्टेन कंडीशंस पे है, वो हम आपको आगे भी लिखाएंगे, ठीक है। अगर इतना हो गया तो आगे चले। डन। चलो देखो, अब आपको करना है क्या, आपको इनकी एक एक करके स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। आपको इनकी एक एक करके स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है किसकी, हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है P4S3 की। और आपसे इसमें क्या पूछा जाएगा वो भी हम आपको बता देंगे। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप 4 फास्फोरस बना लो, 1 2 3 और एक ये 4। और मैं आपको बता दूं यही P4 की एक्चुअल में स्ट्रक्चर होती है, जो P4 मॉलिक्यूल है उसकी यही स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब S देखो कितने जुड़े हुए हैं, S कितने जुड़े हुए हैं, 3। अरे देखो ना P4S3 में S कितने हैं, 3. तो आप क्या करो, एक S को यहाँ पे जोड़ दो, एक S को आप यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है। देखो तो होगा क्या कि एक S आपका यहाँ पे जुड़ गया, एक S आपका हो गया यहाँ पे, ठीक। और एक S जो बचा है उसे इस वाले और इस वाले फास्फोरस के बीच में जोड़ दो, ठीक। तो एक S आपका जुड़ गया यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड आप ऐसे ही बना दो, ठीक है। तो ये हो गई P4S3 की स्ट्रक्चर। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ P4S3 मॉलिक्यूल में PsP बॉन्ड कितने हैं, ठीक है, और PP बॉन्ड जो है वो कितने हैं। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर आती होगी तो आप बता दोगे, नहीं आती होगी तो नहीं बता पाओगे। जल्दी बता दो, PsP बॉन्ड कितने हैं इसमें, 3 और PP बॉन्ड कितने हैं, 2 ठीक से देखो बेटा, ठीक से देखो, PP बॉन्ड कितने हैं, एक PP बॉन्ड ये है, ये वाला, एक PP बॉन्ड ये है 2, और एक PP बॉन्ड ये भी तो है, येलो वाला देखो, Yes, sir. ठीक है। तो PP बॉन्ड भी इसमें 3 है, ठीक है, PP बॉन्ड भी 3 है और PsP बॉन्ड भी 3 है। ये आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। यही तो यहीं से तो मतलब क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर से, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब हमें अगला क्या करना है, हमें बनानी है स्ट्रक्चर किसकी, हमें स्ट्रक्चर बनानी है P4S5 की। कोई बना सकता है P4S5 की स्ट्रक्चर? क्या करो, सबसे पहले 4 फास्फोरस मॉलिक्यूल लो, 1 2 3 और एक 4, ठीक, इन्हें आपस में से जोड़ दो। और आपको कितने फास्फोरस जोड़ने, 5 जोड़ने। तो क्या करो आप, इसके बीच में मेरे पास तो देखो इरेजर है, उसका यूज करेंगे, आप लोग रुक के बनाओ, ठीक है। एक यहाँ पे जोड़ते हैं, एक यहाँ पे, एक इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में। तो देखो क्या बनेगा, एक सल्फर हमने यहाँ पे लगा दिया, एक सल्फर इनके बीच में लगा दिया, एक सल्फर यहाँ लगा दिया, एक सल्फर यहाँ। अब कितने सल्फर बचे बताओ, एक सल्फर बचा। उस सल्फर को हम क्या करेंगे, हम लोग उस सल्फर को यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और इसके बीच में PP बॉन्ड ऐसे ही बना रहने देंगे। बोलो बात समझ में आई? Yes, sir. ध्यान रखना, इस वाले फास्फोरस और इस वाले फास्फोरस के बीच में सल्फर नहीं है, फास्फोरस इस वाले और इस वाले के बीच में है, ध्यान रखना, ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो अब अगर आप बना सकते हो तो आप मुझे बना के दिखाओ P4S10 का स्ट्रक्चर।
अगर कोई P4S10 का स्ट्रक्चर बना सकता है तो बताओ, है किसी को आता है? ट्राई करके देखो, आप ऐसे करो बस 4 फास्फोरस मॉलिक्यूल लगाओ, उसमें अपने ऐसे जोड़ते जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा इसका स्ट्रक्चर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% लिख लेना, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। देखो क्या करना है, बना के दिखाते हैं। किसी ने ट्राई किया अभी तक? क्या किसी ने ट्राई किया बेटा? देखो चलो हम बनाते हैं। अलार्म क्यों बज रहा है भाई? ये कोई टाइम अलार्म बजने का बनाया बेटा आपने? शो कर सकते हो, दिखा सकते हो बेटा? नो सर, कैमरा नहीं है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेना आप। देखो आप चेक करके देखना कि आपका सही है या गलत है। तो सबसे पहले क्या करो, आपने 4 फास्फोरस मॉलिक्यूल बना लिए और इनसे क्या करो, आप 4 फास्फोरस जोड़ दो डबल बॉन्ड के थ्रू। एक यहाँ पे, सर एक तो पीपी के बीच में आ जाएंगे 4। हाँ जी, एक 4 वहां पे आ जाएंगे, 4 इन्हें ऐसे जोड़ दो। अब बाकी जो बचे हुए हैं उन्हें कैसे जोड़ना है आपको? आपको क्या करना है, एक एस यहाँ पे लगा दो, एक एस आप यहाँ पे लगा दो, एक एस लगा दो आप यहाँ पे, एक एस लगा दो आप यहाँ पे। कितने हो गए बेटा बताना जरा, सल्फर कितने हो गए, काउंट करो। 8 अभी 8 हुए हैं, अभी 8 हुए हैं, इसका मतलब अभी 2 सल्फर बाकी हैं। आपको दिख गया होगा वो 2 सल्फर कहाँ पे आएंगे, दिख गया क्या सबको? यस Yes. सर। देखो एक सल्फर तो इन दोनों के बीच में अपने को लाना है, ठीक है? तो हमने क्या करा, हमने एक सल्फर को यहाँ पे लाके पुट कर दिया, ठीक? और एक सल्फर हमें लाना है इन दोनों फास्फोरस के बीच में, ठीक है? तो एक सल्फर को हमने क्या करा, यहाँ पे लाके पुट कर दिया। काउंट कर लो, क्या P4S10 की स्ट्रक्चर यही है? यस बना लो बेटा। और आपको मैं बता देता हूँ, इन स्ट्रक्चर्स में आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन देगा, कहेगा बताओ जो आपका P4S10 स्ट्रक्चर है उसमें बताओ PP बॉन्ड कितने हैं, ठीक है? और PSP बॉन्ड जो है वो काउंट करके बताओ कितने हैं। और आपको पूछेगा बताओ P डबल बॉन्ड S बॉन्ड कितने हैं, ठीक है? तो ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ यही पूछेगा। इन स्ट्रक्चर को बताने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है, ठीक है? तो आप ये स्ट्रक्चर बिल्कुल याद रखना, 3 ही स्ट्रक्चर है, इससे ज्यादा स्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है? यस तो बस बेटा आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे का जो भी चैप्टर है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, और कल ही हम लोग 16 ग्रुप कोशिश करेंगे स्टार्ट कर लें, या फिर अगर 16 ग्रुप हम लोग ना भी स्टार्ट कर पाए तो हम लोग क्या करेंगे, 15 ग्रुप को पूरा करेंगे। एंड हम लोग जो है इसके जो क्वेश्चंस हैं 15 ग्रुप के उन्हें हम लोग कर लेंगे, ठीक है? हम आपको ग्रुप वाइज अलग अलग क्वेश्चन लगवाते जाएंगे, ठीक है? यस चलो आप लोग Yes, अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो, ठीक है? मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है? यस चलो पढ़ो Thank पढ़ो you, पढ़ो Thank you, पढ़ो, ठीक है? sir. सब लोग पढ़ो। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट Good night, sir. चलो ठीक है बेटा। थैंक यू सर। नेहा गुड नाइट बेटा।